नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। दोस्तों बात करेंगे पर्यावरण ईवीएस या इन्वायरमेंट स्टडीज पार्ट फर्स्ट की बात करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों हम टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एनसीईआरटी बेस्ड ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। आपके सिलेबस की बात करेंगे अकॉर्डिंग ये सारे प्रश्न हैं और जानते हैं इस टॉप 20 में से आप लोगों को फीडबैक क्या मिलता है, आप लोगों का स्कोर कितना मिलता है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। बाकी टॉप 100 क्वेश्चंस की बात करें, पर्यावरण की ऑलरेडी क्लास हम कर चुके हैं जो ईवीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण आपके प्रश्न हैं, लेकिन ये पार्ट वाइज क्लास स्टार्ट कर दी गई है। सभी लोग ज्वाइन हो जाइएगा, क्लास को बेहतर तरीके से अटेंड कीजिएगा। अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं अपनी टीटी फैमिली से जुड़ जाइएगा ताकि आने वाली क्लासेज बेहतरीन तरीके से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट राष्ट्र हित में टीटी फैमिली से जुड़े रहें, अपने टीटी परिवार से जुड़े रहें। बात करेंगे पहले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा जो है कभी ना समाप्त होने वाला संसाधन है? सूर्य का प्रकाश, भूमिगत कोयला, अनाज। सभी कमेंट कीजिएगा। बहुत ही सिंपल साधारण से शुरुआत कर रहे हैं। तो देखिए, कभी ना समाप्त होने वाला जो संसाधन है वह कहलाता है सनाफ सरदार अर्थात सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की बात करें। पहला ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का ठोस भाग क्या कहलाता है? जी हाँ, पृथ्वी जो सर्किल आकार की जो आपकी पृथ्वी कैसी होती, गोल आकार की आपकी पृथ्वी होती है, ठीक है। तो इस पृथ्वी में जो एक ठोस भाग होता है, इस ठोस भाग को जो है क्या कहा जाता है? वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल या मृदा अपरदन। तो पृथ्वी की सतह का जो ठोस भाग कहलाता है, सभी लोग लगभग जानते हैं, वह कहलाता है स्थलमंडल, जिस पर हम सभी रह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, सौर मंडल का एक ग्रह है जिसे विश्व भी कहा जाता है, जिसे हम कहते हैं ना पूरा विश्व है। तो ये एक ग्रह है, पृथ्वी ग्रह है, जिस पर हम निवास करते हैं, यही पूरा विश्व है। ये दूरी के आधार पर सूर्य के तीसरा ग्रह आता है, बुध शुक्र के बाद पृथ्वी, किसके बाद मंगल। यह एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। जी हाँ, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है, सभी जानते हैं। इसकी सतह 71% भाग जल से है और 29% भाग भूमि से ढका हुआ है, जिस पर हम निवास करते हैं। इसमें पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसकी सतह पर विभिन्न प्लेटों से जो बनी होती हैं जो सतह हैं, और इस पर पानी तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। और इसके ध्रुवों पर जो है बर्फ़ की एक मोटी परत है जो पिघलती हुई, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ़ पिघल रहा है, और बर्फ़ जब पिघलता है तो आपको पता है कि वो पिघल कर जाकर समुद्र में जाता है, जिसका समुद्र का जल स्तर लगातार वृद्धि हो रही है। आइए बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। केचुए जो होते हैं कृषकों के लिए लाभदायक होते हैं क्योंकि ये मिट्टी को उर्वरता को बढ़ाते हैं, ये मिट्टी में ह्यूमस उत्पन्न करते हैं, ये मिट्टी में छिद्रित करते हैं, या उपरोक्त सभी। देखिए, केचुए जो होते हैं किसान के मित्र कहलाते हैं, आप सभी जानते हैं, क्योंकि ये मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं, ये मिट्टी को ह्यूमस को उत्पन्न करते हैं, मिट्टी को छिद्रित करते हैं, यानी कि मिट्टी में छेद का होल करने का कार्य करते हैं। तो ये सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यहाँ पे डी ऑप्शन साथियों आप लोगों का सही हो जाएगा। फोर्थ प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, आइए देख लेते हैं। आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। फोर्थ प्रश्न बहुत ही अच्छा है, इंटरेस्टेड प्रश्न है। सिलेक्शन की दृष्टि से देखा जाए कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है वायु का शुद्धिकरण होता है? वनों के संरक्षण के द्वारा, जल स्रोतों के संरक्षण के द्वारा, भूमि अपरदन के द्वारा, या वन्य जंतुओं के संरक्षण की बात करते हैं। तो किसके द्वारा जो है वायु का शुद्धिकरण होता है, सभी बताइएगा। तो सभी लोग जानते हैं वनों का अगर संरक्षण करेंगे इससे क्या होता है, वायु का शुद्धिकरण होता है। कि वनों अर्थात पेड़ पौधों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा अजीवित पुनर्नवीनीकरण संसाधन? जी हाँ, ऐसा संसाधन बताना है जो अजीवित हो और पुनः नवीनीकरण की बात करते हैं। दूध, सूती कपड़े, सेब, प्रकाश ऊर्जा। तो आप सभी लोग जानते हैं प्रकाश ऊर्जा एक ऐसी है जो अजीवित है, ठीक है, जो क्या कि पुनर्नवीकरणीय संसाधन की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप सभी प्यारे मित्र प्रत्येक प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। प्रत्येक प्रश्न का आप लोग कमेंट भी कर रहे हैं, स्कोर भी कर रहे हैं, और अंत में जानेंगे कि इस टॉप 20 में से आप लोगों का फीडबैक क्या है, आप लोगों का स्कोर कितना है। निम्नलिखित में से किससे जो है वायुमंडल ऑक्सीजन का
पुनर्नवीनीकरण होता है वाष्पीकरण के द्वारा, ऑक्सीडेशन के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा या शोषण के द्वारा होता है। देखिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन का जो है पुनर्नवीनीकरण होता है वह किसके द्वारा होता है? प्रकाश संश्लेषण। क्या होता है? किसके द्वारा होता है? प्रकाश संश्लेषण की बात करते हैं, प्रकाश संश्लेषण से होता है। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके प्रदूषण से जो है अम्ल वर्षा होती है? मृदा प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से या जल प्रदूषण से? जी हाँ साथियों, किसके प्रदूषण से जो है अम्ल वर्षा होती है आपको कमेंट करके बताना है। मृदा, ध्वनि, वायु, जल। देखिए आपने सुना होगा अम्लीय वर्षा के कारण जो है ताजमहल लगातार क्या हो रहा है? पीला होता जा रहा है। तो किसकी बात करेंगे? वायु प्रदूषण की बात करते हैं। तो वायु प्रदूषण से अम्ल वर्षा होती है। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाए। अगला प्रश्न है यहाँ पे दिया गया है पुनर्नवीनीकरण जो संसाधन कहलाता है वह भूमिगत जल है, अनाज है, वायु है, बालू है। अब देखिए इन तीनों में से आपको डिफरेंट दिखेगा, भूमिगत जल, अनाज, वायु। एक बालू क्या है या कि डिफरेंट आपको दिया गया है, तो जो है पुनर्नवीनीकरण संसाधन आपका बालू हो जाएगा। बाकी भूमिगत जल, अनाज, वायु ये पुनर्नवीनीकरण संसाधन है और पुनर्नवीनीकरण संसाधन में आपका क्या हो जाता है? संसाधन में बालू आ जाता है। अगला प्रश्न है कि पक्षियों में डीडीटी जी उत्पन्न करता है। जी हाँ, आपने डीडीटी पढ़ा होगा, काफी बार पूछा जाता है डीडीटी। तो डीडीटी जो उत्पन्न करता है पक्षियों में क्या करता है? खाद्य विषाक्तीकरण, अंडों में सेल निर्माण को रोकता है, दृष्टि दोष या तंत्राघात करता है। तो डीडीटी जो होता है पक्षियों में अंडों में सेल निर्माण को रोकता है। क्या करता है? पक्षियों में जो है सेल निर्माण को जो है डीडीटी रोकता है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन से मिट्टी में जो है पादप वृद्धि के लिए आवश्यक होता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। देखिए पादप वृद्धि के लिए आवश्यक जो मिट्टी में क्या कौन सा तत्व होता है, सभी लोग बताइएगा। तो देखिए किसकी वृद्धि की बात कर रहे हैं? पादप वृद्धि की बात कर रहे हैं। तो मिट्टी में जो पादप वृद्धि के लिए जो आवश्यक है तत्व होना चाहिए वह होता है नाइट्रोजन। किसकी बात करेंगे? नाइट्रोजन तत्व की आवश्यकता होती है पादप में वृद्धि के लिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जीवित पुनर्नवीनीकरण संसाधन है? वायु, जल, मृदा, गाय। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ साथियों, जीवित पुनर्नवीनीकरण जो संसाधन कहलाता है वह बताइए। देखिए पहले शब्द यहाँ पे दे दिया गया हमारा जीवित, तो यहीं से हमारा उत्तर क्लियर हो जाता है क्योंकि वायु, जल, मृदा इन तीनों में गाय दे दिया गया। गाय क्या हो गए? एक जीव कहला गया जो कि जीवित है। तो यहाँ पे जीवित पुनर्नवीनीकरण संसाधन की बात करते हैं तो यहाँ पे डी ऑप्शन गाय वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। मानस वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, असम, त्रिपुरा। सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए मानस वन्य प्राणी अभयारण्य की बात कर रहे हैं, कहाँ पर स्थित है आप सभी लोग जानते हैं। हम बात करेंगे असम राज्य की बात करते हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। असम राज्य भारत देश में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह अभयारण्य यूनेस्को द्वारा घोषित एक प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल है। बाघ के आरक्षित परियोजना, हाथियों के आरक्षित क्षेत्र, एक आरक्षित जीव मंडल है। हिमालय की तलहटी में स्थित यह अभयारण्य भूटान के रॉयल मानस नेशनल पार्क एक के निकट है। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रुप में जो है सभी जो है पुनर्नवीनीकरण संसाधन है? जी हाँ, ग्रुप को चयन करना है। ऐसे ग्रुप को आपको चयन करना है जिसमें पुनर्नवीनीकरण संसाधन ग्रुप में हो, उस ग्रुप का आपको चयन करना है। पेट्रोल, संगमरमर, जल हो गया, कोयला, संगमरमर, केरोसिन, प्राकृतिक गैस, ऑक्सीजन, ऊन या लाइमस्टोन, कोयला, सरसों का तेल। तो जिस ग्रुप में सभी जो है पुनर्नवीनीकरण संसाधन की बात करते हैं वह आपका है कोयला, संगमरमर और केरोसिन की बात करते हैं। जी हाँ, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको जो है पुनः चक्रित किया जा सकता है? कोयला को, प्राकृतिक तेल को, धातु को, प्राकृतिक गैस को। सभी कमेंट की। जी हाँ, ऐसे ऑप्शंस आपको चयन करना है, चूज करना है, कलेक्ट करना है जिसको जो है पुनः चक्रित किया जा सकता हो। किसको किया जा सकता है? सभी कमेंट कीजिएगा।
देखिए पुनः चक्रण की बात करते हैं तो धातु को जो है पुनः चक्रित किया जा सकता है। जी हाँ, धातु वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है समाप्त होने वाला संसाधन है? टेबल साल्ट, जल हो गया, वायु हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया। तो ऐसा संसाधन जो समाप्त होने वाला संसाधन कहलाता है वह कौन सा संसाधन है? सभी कमेंट कीजिएगा। तो वह कहलाएगा टेबल साल्ट। जी हाँ, टेबल साल्ट समाप्त होने वाला संसाधन है। बाकी जल, वायु, सूर्य का पास ये एक प्राकृतिक है, नेचुरल है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? सूर्य हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, बायोगैस हो गया। पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़ते जा रहे हैं? इसका रीज़न क्या है? सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत की बात करते हैं तो वह होता है सनलाइट, सन ऑफ सरदार, अर्थात सनलाइट अर्थात किसकी बात करेंगे? सूर्य की बात करेंगे। पहले ऑप्शन सही हो जाएगा। जिसका उदय होता है तो सुबह होता है, जिसका अंत होता है तो रात्रि आ जाती है। निम्न में से कौन एक नवीकरणीय संसाधन है साथियों? जीवाश्म ईंधन, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक वनस्पति, पेट्रोलियम। जी हाँ, ऐसा आपको ऑप्शंस बताना जो एक नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। देखिए जीवाश्म ईंधन, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ये हमारे क्या है? सभी लोग बताइए, ये नवीकरणीय संसाधन नहीं कहलाते हैं। प्राकृतिक वनस्पति जो है ये हमारा नवीकरणीय संसाधन होता है। तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय इन दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन दोनों से प्रश्न जरूर पूछा जाता है, चाहे नवीकरणीय पूछा जाए चाहे अनवीकरणीय। देखिए नवीकरण संसाधन जो होते हैं असीमित होते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनका जो संसाधन है असीमित रूप में होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है कि कौन सा एक अनवीकरणीय संसाधन है? तो अनवीकरण संसाधन वे कहलाते हैं, ठीक है, जो जल, कृषि, जलीय जीव, जीवाश्म ईंधन। तो यहाँ से हमारा क्लियर हो जाता है जो असीमित नहीं होते, जो असीमित होते हैं नवीकरणीय, जो असीमित नहीं होते अनवीकरणीय। तो जल, कृषि, जलीय जीव। देखिए जीवाश्म ईंधन जो है ये आपका अनवीकरण में आएगा। ठीक है, जीवाश्म ईंधन क्या होगा? अनवीकरणीय आ जाएगा। देखिए अनवीकरण संसाधन वे वस्तुएं जिनका भंडार सीमित होता है, जिनके निर्माण होने की जो है दोबारा निर्माण होने की शंका नहीं रहती है, निर्माण होने में बहुत अधिक समय लगता है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इसीलिए कहते हैं लगातार कोयला, ठीक है, जो ये ठीक है संसाधन है अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, लगातार खत्म हो रहे हैं। और जब किसी चीज़ के जब देखिए खत्म होता है, मांग ज़्यादा होती है, खपत ठीक है ज़्यादा होती है, और जो चीज़ें कम बनती हैं तो महंगी अवश्य होती हैं। भारत में पाए जाने वाला जो अकेला कपी बताइए। जी हाँ, ऐसा कपी जो भारत में पाया जाने वाला अकेला कपी है, होलोग गिब्बन, चिंपैंजी, बंदर या इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है गवर्नमेंट एग्जाम को फतेह करना, जायसवाल सर आपका अभिनंदन स्वागत करते हैं। साथियों भारत में पाए जाने वाला जो अकेला कपी है वह आपका होलोग गिब्बन कहलाता है। जी हाँ, होलोग गिब्बन या हुलाग गिब्बन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र कपी है। यह पूर्वी बांग्लादेश, उत्तर पूर्वी भारत तथा दक्षिण पश्चिम चीन पर पाया जाता है। यह वेस्टर्न हुलाग गिब्बन तथा ईस्टर्न हुलाग गिब्बन नामक दो श्रेणियों में श्रेणीबद्ध है। यह दोनों प्रजातियां भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत जो है सूचीबद्ध है। इसी के साथ आपका टॉप 20 प्रश्न में से 20वां प्रश्न 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। साथियों कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है आपके आंध्र प्रदेश पर, आपके मध्य प्रदेश पर, आपके उत्तराखंड पर, आपके राजस्थान पर। साथियों कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का जिक्र हुआ है, अब किसका? सभी लोग जानते हैं जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, सभी बताइए। और ये कमेंट करके आपको बताना कि ये जो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य पर है, किस लिए प्रसिद्ध है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ये कमेंट आपकी तैयारी को जांचता है, परखता है, आपकी तैयारी को बेहतर करता है, आपकी तैयारी करने को मजबूर करता है, आपको पढ़ने के लिए मजबूर करता है, आपको पढ़ने के लिए मोटिवेशन देता है, प्रेरणा देता है।
तो ये रहे टॉप 20 क्वेश्चंस। 20 में से आप लोगों का स्कोर क्या है ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।